Dear students, we will start chapter number 13 of class 12th biology, organisms and population, and this is the first video of the chapter. In this video we will be studying the introduction and about the major abiotic factors. So let's start the chapter मैंने शुरू किया है यूनिट के इंट्रोडक्शन से ही, क्योंकि एनसीईआरटी का हमें एक भी वर्ड नहीं छोड़ना है. क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम होके आ सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जाम्स में भी. तो सबसे पहले यूनिट के इंट्रोडक्शन में दिया गया है हमें इकोलॉजी के बारे में. इकोलॉजी क्या होती है ये देखते हैं पहले. इकोलॉजी इज़ बेसिकली the interaction between the different organisms, the living organism and the non-living organism, their interaction is referred to as the ecology. So on earth we see diversity of all types of living organism, whether they are the plants or the animals. We see a lot of variety of plants as well as of animals. So biology is botany, zoology, microbiology, classical and modern biology. मतलब जो biology है उसमें ये सारी चीज़ें, plants की study, animals की, microbes की study, classical biology जिसमें हम सारे organisms का classification पढ़ते हैं, और molecular modern biology होती है, molecular biology इसमें हम DNA का structure और उससे related processes को पढ़ते हैं. इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ऐसा थ्रेड है जिसने बायोलॉजी के डिफरेंट एरियाज़ को एक साथ बांध के रखा हुआ है, और बायोलॉजी को एक वो होलिस्टिक अप्रोच देता है, होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. इट गिव्स होलिस्टिक पर्सपेक्टिव टू बायोलॉजी. The essence of biological understanding is to know how organisms, while remaining an organism, interact with other organisms and physical habitats as a group, and hence behave like organized wholes, that is population, community, ecosystem or even as the whole biosphere. Ecology explains to us all this. मतलब ecology में एक इंडिविजुअल या इंडिविजुअल जब ग्रुप फॉर्म्स कर लेता है, वो ग्रुप्स किस तरह से एक एरिया में बाकी के सारे कंपोनेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं. तो इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं. इकोलॉजी हम पॉपुलेशन लेवल पर भी, कम्युनिटी लेवल पे भी, इकोसिस्टम लेवल पे भी और बायोस्फीयर लेवल पे भी हम पढ़ते हैं. अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ दिस इज द स्टडी ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन. एंथ्रोपोजेनिक का मतलब है एनीथिंग विच इज़ कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटी, उसको हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं. तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो एनवायरनमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है और उसकी वजह से जो सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज़ जो अराइज हुए हैं, उन सब को भी हम इस पर्टिकुलर यूनिट में पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर यूनिट के लास्ट चैप्टर में. ओके अब आपको डॉक्टर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है. ही इज़ कॉल्ड एज द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया. यू मस्ट रिमेंबर this term. He is called as father of ecology in India, and you must also remember the image. Okay, he was born on 26th of December 1909. He did PhD in ecology under Professor W.H. Pearsall of FRS from Leeds University in UK. उन्होंने BHU वाराणसी में डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी के अंडर इकोलॉजी की रिसर्च शुरुआत की थी. उनकी रिसर्च ने एक फाउंडेशन ले किया फॉर अंडरस्टैंडिंग ट्रॉपिकल कम्युनिटीज़. ट्रॉपिकल कम्युनिटी को समझने के लिए उन्होंने रिसर्च की थी, और वहाँ पे सक्सेशन किस तरह से होता है, क्या क्या प्लांट्स पॉपुलेशन के रिस्पॉन्सेज हैं, प्रोडक्टिविटी कैसी है, और न्यूट्रिएंट साइकिलिंग किस तरह से होती है ट्रॉपिकल एरियाज़ में, उनका जो, और ग्रासलैंड में उनका जो रिसर्च है वो इस चीज़ पे बेस्ड था. मिश्रा जी ने फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स भी शुरू किया इकोलॉजी में इंडिया में, और उनको फेलोशिप ऑफ इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी और वर्ल्ड एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस और संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मिला हुआ है. और उनके एफर्ट की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमिटी फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन सेटअप किया, और जो आगे जाके मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट बना. यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है.
आर लिविंग वर्ल्ड, हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है वो बहुत डाइवर्स है। डाइवर्स मतलब अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स देखने के लिए हमें मिलते हैं। और ये कॉम्प्लेक्स, इनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी देखी जाए इन ऑर्गेनिजम्स की, वो भी बहुत अमेजिंग है। अब इस कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हमें स्टडी करना है तो हमें ऑर्गेनिज्म को मैक्रोमोलिकुलर लेवल पर देखना पड़ेगा। उनका सेल्यूलर स्ट्रक्चर, उनके टिश्यूज़ किस तरह से हैं, ऑर्गन्स कैसे हैं, इंडिविजुअल एक पूरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना अलग अलग ऑर्गन से, पॉपुलेशन कैसे बनी, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मिला के अलग अलग पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटीज़ बनाती हैं, इकोसिस्टम बनते हैं कम्युनिटीज़ से फिर, और सेवरल इकोसिस्टम देन फॉर्म द बायोम्स। तो इन सब चीज़ों को हम समझ सकते हैं। एक इन सब चीज़ों को हम समझने के लिए ये अलग अलग लेवल्स हैं, ये दे आर द वेरियस लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, मतलब दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ इज एक्सप्लेनिंग टू यू दैट कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हमें देखना है तो इन सब चीज़ों को हमें स्टडी करना पड़ेगा। एट एनी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन वी कैन आस्क टू टाइप ऑफ क्वेश्चंस। किसी भी लेवल पे हम दो टाइप के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। दो टाइप के क्वेश्चंस हमारे मन में उठते हैं। सपोज हमने एक बुलबुल को सिंग करते हुए, गाते हुए सुना, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में रेज होगा कि वाई एंड हाउ इट इज़ सिंगिंग, कि वो किस तरह से गा पा रही है, और दूसरा वो क्यों गा रही है। तो हाउ क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमें पता चल जाएगा जब हम स्टडी करेंगे। उसके वॉइस बॉक्स के बारे में हमें पता होगा कि उसका वॉइस बॉक्स जब ऑपरेट होगा तब वॉइस प्रोड्यूस होगी, तभी वो गा पा रही है। वाई, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई क्यों ऐसा कर रही है वो। मे बी इट इज़ मेकिंग अ कॉल फॉर मेट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव सीजन। ठीक है, तो ये जो वाई टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, it is based on the organisms need to communicate. Like in this case it is based on the birds need to call to communicate with the mate during the breeding season. So when we observe, जब हम अपने आसपास के नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे मन में उठेंगे, जैसे कि नाइट ब्लूमिंग फ्लावर्स, रात को जिन पौधों में रात में फूल खिलते हैं वो वाइट कलर के ही क्यों होते हैं। जैसे कि रात की रानी है, रात की रानी जो है उसमें वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। हाउ डज द बी नो विच फ्लावर हैज नेक्टर, वाई डज कैक्टस हैव सो मैनी थॉर्न्स, वाई डज द चिक स्प्योर्स recognize her own mother, and so on. Ecology studies the interaction among organisms and between the organism and its physical environment. की इकोलॉजी की डेफिनेशन है, इसे ध्यान से समझिए। सपोज एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है, लेट्स से ऑर्गेनिज्म एक्स। वो ऑर्गेनिज्म अलग अलग फैक्टर्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करता है। अलग अलग फैक्टर्स कौन से होंगे, एक तो होंगे बायोटिक फैक्टर्स और दूसरे होंगे एबायोटिक फैक्टर्स। इनके साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है, उसकी स्टडी को, उसके इंटरेक्शन की स्टडी को हम इकोलॉजी कहते हैं। जैसे कि ये एक्स ऑर्गेनिज्म है तो ये बाकी ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा होगा। लेट्स से x1 के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है, लेट्स से x2 के साथ भी ये इंटरेक्ट कर रहा है, लेट्स से ये ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म y के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है, किसी z ऑर्गेनिज्म के साथ भी इंटरेक्ट कर रहा है। तो ये जो इंटरेक्शन की जो स्टडी है, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ प्लस एबायोटिक एनवायरनमेंट के साथ। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग या फिजियोकेमिकल एनवायरनमेंट जो होता है, तो उस इंटरेक्शन को हम कहेंगे इकोलॉजी। तो इकोलॉजी स्टडीज द इंटरेक्शन among organisms and between the organism and its physical और abiotic environment. तो 4 लेवल पे इकोलॉजी को हम पढ़ते हैं, ऑर्गेनिज्म लेवल, पॉपुलेशन लेवल, कम्युनिटीज़ और बायोम लेवल पे। इस चैप्टर में हम सिर्फ ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन लेवल पर ही इकोलॉजी को पढ़ेंगे। तो इकोलॉजी एट ऑर्गेनिज्मिक लेवल इज़ एसेंशियली फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, मतलब ऑर्गेनिज्म लेवल पे जब हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं उसको हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल इकोलॉजी, जिसमें हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में ये पढ़ते हैं कि वो किस तरह से अपने एनवायरनमेंट से अडेप्टेड हैं, किस तरह से वो सर्वाइव कर पा रहे हैं, किस तरह से वो रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं।
अब ये जो आपको ग्राफ दिया हुआ है फिगर 13.1, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस ये आपको क्या समझाया गया है, इसमें आपको वर्ल्ड के अलग अलग जो बायोम्स हैं वो आपको दर्शाए गए हैं, वो आपको शो किए गए हैं इस चार्ट में। इसमें एक्स एक्सिस में आपको लिया गया है मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन मीन्स एनी फॉर्म ऑफ वाटर दैट फॉल्स डाउन, जैसे इट रेन या फिर स्नो। ओके, दिस इज रेफर टू एज प्रेसिपिटेशन। मीन एनुअल टेम्परेचर ये वाई एक्सिस पे लिया गया है। अब देखिए अलग अलग बायोम्स दिखाए गए हैं, आर्कटिक एंड अल्पाइन टुंड्रा, यहाँ पे टेम्परेचर भी कम होता है और रेनफॉल भी कम होता है। कॉनिफेरस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट में देखिए टेम्परेचर ज़ीरो से थोड़ा सा ज़्यादा, ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है और थोड़ा ज़्यादा कहाँ तक एक्सटेंड कर रहा है, ये एक्सटेंड कर रहा है 14 डिग्रीज तक, ये नियर अबाउट 14-15 डिग्रीज तक जाता है यहाँ पे टेम्परेचर। और रेनफॉल भी आप देख लीजिए, रेनफॉल भी अगर हम कंपेयर करें तो रेनफॉल भी ज़्यादा नहीं है, 250 सेंटीमीटर तक या 250 से कम सेंटीमीटर तक यहाँ पे रेनफॉल होता है। उसके बाद टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट में टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा और रेनफॉल कम, रेनफॉल की वही रेंज है और टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा, वो जो कि 5 डिग्री से ज़्यादा होता है। उसके बाद डेजर्ट, डेजर्ट एरिया में रेनफॉल कम, ये देखिए रेनफॉल की रेंज यहाँ देखिए कंपेयर कीजिए 50 से भी कम है, रेनफॉल कम लेकिन टेम्परेचर ज़्यादा। ग्रासलैंड में रेनफॉल थोड़ा सा ज़्यादा, रेनफॉल की रेंज आप देख लीजिए, रेनफॉल थोड़ा ज़्यादा और टेम्परेचर भी डेजर्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा है। और लास्ट में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो ये तो बहुत अच्छे से आपको स्टडी करनी है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। इस पर्टिकुलर यूनिट में आप कई बार इस पर्टिकुलर टॉपिक को के बारे में पढ़ेंगे। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में टेम्परेचर भी ज़्यादा और रेनफॉल भी ज़्यादा होता है। और ये वाला पर्टिकुलर चार्ट आपको ब्लैंक भी आ सकता है, हो सकता है कि जो लेबलिंग आपको दी गई है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ये लेबलिंग आपको शो ना की जाए और आपको लेबल करने के लिए आ जाए, या और किसी भी तरह से आ सकता है ये ग्राफ आपको एग्जाम में, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। अब देखते हैं रीजनल एंड लोकल वेरिएशंस। अलग एक बायोम के अंदर, एक बायोम के अंदर भी एनवायरनमेंट में वेरिएशंस होती हैं जिससे कि अलग अलग हैबिटेट्स बनते हैं। लेट्स से ये एक पर्टिकुलर बायोम है, इस पर्टिकुलर बायोम में हो सकता है यहाँ पे टेम्परेचर और रेनफॉल थोड़ा अलग हो in comparison to this area, and let's say in comparison to this area, all these 4 area, let's say they have different rainfall and different temperature। तो एक बायोम के अंदर ही अलग अलग टाइप के, अलग अलग वेराइटी के हैबिटेट्स बन सकते हैं। वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसमें क्या अलग अलग वेरिएशंस है, लोकल वेरिएशंस हो रही हैं। हो सकता है टेम्परेचर डिफरेंट हो, या रेनफॉल डिफरेंट हो, या सॉइल की टाइप डिफरेंट हो, या वाटर के अंदर सलाइनिटी डिफरेंट हो। तो अर्थ पे अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स हैं। कुछ हैबिटेट्स बहुत हार्श और एक्सट्रीम होते हैं, जैसे ये आपको 9 हैबिटेट्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फॉर एग्जांपल स्कॉचिंग राजस्थान डेजर्ट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रेनफॉल बहुत कम, ना के बराबर। रेन सॉक्ड मेघालय फॉरेस्ट, जहाँ पे कंटिन्यूअस रेनफॉल होता रहता है। डीप ओशियन ट्रेंच टोरेंशियल स्ट्रीम, जहाँ पे कंटिन्यूअसली पानी चलता रहता है, पानी बहता रहता है स्ट्रीम्स में। परमाफ्रॉस्ट पोलर रीजन्स, जो थ्रू आउट द ईयर जहाँ पे स्नो जमी रहती है। हाई माउंटेन टॉप्स। थर्मल स्प्रिंग्स, थर्मल स्प्रिंग्स क्या, जब ज़मीन के अंदर से पानी निकलता है, गर्म पानी या फिर स्टीम निकलती है, दे आर कॉल्ड एज थर्मल स्प्रिंग्स। स्टिंकिंग कंपोस्ट पिट, कंपोस्ट पिट जहाँ पे कंपोस्ट का बायोडिग्रेडेशन होता है, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वहाँ भी लाइफ प्रेजेंट है, और हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी लाइफ प्रेजेंट है, जहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट है। एसिडिक और एल्कलाइन के अंदर इंटेस्टाइन में एल्कलाइन एनवायरनमेंट है। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू हियर इज़ कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस के अंदर भी लाइफ पॉसिबल है।
अब ये नेक्स्ट फिगर 13.2 आपको शो की गई है। 13.2 में अलग अलग आपको डायग्राम्स दिए गए हैं। ये जो ए डायग्राम है दिस इज़ ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, बी डायग्राम ये है डेसिडुअस फॉरेस्ट, सी डेजर्ट एंड 4 इज द सी कोस्ट। Key elements that lead to so much variation in the physical and chemical conditions of different habitats। अब अलग अलग जो हैबिटेट्स होते हैं उनके अंदर किस किस चीज़ों की वजह से वेरिएशन आती है, क्या क्या ऐसे फिजिकल और केमिकल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस आती हैं। तो सबसे पहला है टेम्परेचर। अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग टेम्परेचर होता है, अलग अलग हैबिटेट्स में अलग अलग वाटर की क्वालिटी होती है, लाइट अलग है, अलग अलग होती है, लाइट की इंटेंसिटी और ड्यूरेशन, और सॉइल टाइप भी अलग अलग होती है। सो एक हैबिटेट दूसरे हैबिटेट से इन चारों कंडीशंस की वजह से अलग अलग हो सकता है। द हैबिटेट इंक्लूड्स, अब हैबिटेट के अंदर कुछ बायोटिक चीज़ें भी हैं और कुछ एबायोटिक। बायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग, एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग। एबायोटिक को हम दूसरा टर्म हम यूज़ कर रहे हैं एबायोटिक के लिए फिजिको केमिकल। सो एबायोटिक एनवायरनमेंट में फिजिको केमिकल जो फैक्टर्स हैं वो नॉन लिविंग फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमने ये 4 फैक्टर्स देखे यहाँ पे। और जो हैबिटेट में कुछ लिविंग चीज़ें भी होंगी, उन लिविंग चीज़ों को हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं, जैसे कि पैथोजेंस, पैरासाइट्स, प्रीडेटर्स, कॉम्पेटिटर्स, जिनसे कि एक ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूसली इंटरैक्ट करता है। लेट्स से ये ऑर्गेनिज्म एक्स है तो उसको पैथोजन भी उसको अफेक्ट करेंगे, पैरासाइट भी उस पर अटैक करेंगे, प्रीडेटर है वो उसको अपना प्रे समझ के उसको 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 खाने की कोशिश करेगा, और जो कंपेटिटर्स हैं वो उसके साथ compete करेंगे अपने रिसोर्सेज के लिए। तो एक ऑर्गेनिज्म अगर एक एनवायरनमेंट में रह रहा है तो उसको एबायोटिक फैक्टर्स प्लस बायोटिक फैक्टर्स सबके साथ इंटरैक्ट करना होता है, सबके साथ उसका इंटरैक्शन होता है। अब देखें, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द ऑर्गेनिज्म थ्रू नेचुरल सिलेक्शन इवॉल्व्ड अडेप्टेशंस टू ऑप्टिमाइज इट्स सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन इन इट्स हैबिटेट। जैसे जैसे समय बीतता है तो एक ऑर्गेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू अपने अंदर अडेप्टेशंस लेके आता है, जिससे कि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर पाए। और क्यों अडेप्ट करता है वो? ताकि वो सर्वाइव कर पाए। अगर अडेप्ट नहीं कर पाया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर अडेप्टेशंस आती हैं ताकि वो सर्वाइव कर सके और उसका रिप्रोडक्शन हो सके उसके हैबिटेट में। ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस दैट इट कैन टॉलरेट। एक ऑर्गेनिज्म में को टॉलरेट कर सकता है एक ऑर्गेनिज्म कुछ कंडीशंस को, कुछ डिफाइंड रेंज ऑफ कंडीशंस को ही एक ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है। डाइवर्सिटी इन द रिसोर्सेज इट यूटिलाइजेस। तो एक ऑर्गेनिज्म के पास यूटिलाइज करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए डाइवर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, और उसका एक पर्टिकुलर रोल होता है, एक पर्टिकुलर फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम में। जैसे कि लेट्स से कि वो किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे है, लेट्स से वो प्रेडेटर है या प्रे है या कंज्यूमर है या हर्बीवोर है या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, जो उसका फंक्शनल रोल है। ओके, एक ऑर्गेनिज्म का एक पर्टिकुलर फंक्शनल रोल होता है इकोसिस्टम में। सो एक ऑर्गेनिज्म किन कंडीशंस को टॉलरेट कर पाता है, क्या क्या रिसोर्सेज वो यूटिलाइज कर रहा है, और क्या उसका फंक्शनल रोल है एनवायरनमेंट में, इकोसिस्टम में, उसको हम उसका नीश कहते हैं। ओके, तो नीश की डेफिनेशन क्या हो गई? नीश की डेफिनेशन अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप ये तीनों पॉइंट्स मेंशन करेंगे। कंडीशंस जो वो टॉलरेट कर रहा है, किन किन रिसोर्सेज को वो यूटिलाइज कर रहा है, और उसका फंक्शनल रोल क्या है इकोसिस्टम में। अब देखते हैं हम मेजर एबायोटिक फैक्टर्स, मेजर नॉन लिविंग फैक्टर्स को वन बाय वन हम स्टडी करते हैं। 4 एबायोटिक हमने फैक्टर्स देखे: टेम्परेचर, सॉइल, लाइट एंड वाटर। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोलॉजिकल फैक्टर है। एवरेज टेम्परेचर जो है वो लैंड पे वेरी करता है, वेरी मतलब अलग अलग होता है, सीजनली मतलब अलग अलग सीजन में अलग अलग टेम्परेचर होता है।
और टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है इक्वेटर से अगर हम पोल्स की तरफ जाएं तब भी डिक्रीज़ करेगा, और प्लेन से अगर हम माउंटेन टॉप की तरफ जाएं तो भी टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा. लेट्स से दिस इज़ अर्थ, दिस इज़ द इक्वेटर, और इक्वेटर से अगर हम आगे पोल्स की तरफ अगर हम जाएं तो टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा. उसी तरह से यहाँ पे लेट्स से ये फ्लैट एरिया जो है ये प्लेन और ये माउंटेन टॉप, तो प्लेन से जब हम माउंटेन टॉप की तरफ जाते हैं तब भी टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है. इट रेंजेस फ्रॉम सब ज़ीरो लेवल इन पोलर एरियाज, मतलब पोलर रीजन्स में तो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है, और हाई ऑल्टीट्यूड्स पे भी 0 डिग्री से भी कम होता है टेम्परेचर. लेकिन जो ट्रॉपिकल डेजर्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेजर्ट में टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ज़्यादा होता है. कुछ थर्मल स्प्रिंग्स और डीप सी थर्मल हाइड्रोथर्मल वेंट्स, वहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री से भी ज़्यादा होता है, और इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. It is general knowledge that mango tree do not and cannot grow in temperate countries. अब देखिए मैंगो ट्रीज जो हैं वो कनाडा और जर्मनी जैसी टेम्परेट कंट्रीज़ में ग्रो नहीं करते हैं. स्नो लेपर्ड्स जो हैं वो केरला में देखने के लिए नहीं मिलते हैं, और ट्यूना फिश जो है वो ट्रॉपिकल रेंज से आगे नहीं मिलती है. तो इस एग्जाम्पल से क्या बताया गया है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एक पर्टिकुलर रेंज में ही सरवाइव कर पाते हैं. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज, पर्टिकुलर वाटर की क्वालिटी और पर्टिकुलर सॉइल टाइप, यही इन्हीं कंडीशंस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे. तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल हमने देखे. जहाँ भी एग्जाम्पल आए आपको इस चैप्टर में या इस यूनिट के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें जो भी एग्जाम्पल्स हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे हमने मैंगो का एग्जाम्पल देखा, और ट्यूना फिश का देखा, और तीसरा क्या पढ़ा था हमने, स्नो लेपर्ड. ये तीनों बिल्कुल टिप्स में होने चाहिए कि इनके बारे में हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है. यू कैन अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेम्परेचर टू लिविंग ऑर्गेनिज्म व्हेन यू रियलाइज इट्स इफेक्ट ऑन काइनेटिक्स ऑफ एंजाइम. देखो जो हमारे एंजाइम्स जो हैं वो किस तरह से काम करते हैं, उनका जो वर्क है, एंजाइम जो वर्क करते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पे और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ही वर्क करते हैं. and through it the metabolic activity and the other physiological functions of the organism. तो एक organism के लिए बहुत important है कि उसको वो किस temperature range में survive कर रहा है, क्योंकि वो directly affect, temperature जो है वो directly affect करता है enzyme kinetics को. अब जो कि एक organism के अंदर enzymes present हैं, वो enzyme एक पर्टिकुलर रेंज में ही वर्क करते हैं, और इन एंजाइम्स की वजह से ही बॉडी के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, सारे प्रोसेसेस होते हैं. अब ये लास्ट में आपको एग्जांपल दिया गया यूरीथर्मल, स्टीनोथर्मल. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज़ यूरीथर्मल, व्हाट इज़ स्टीनोथर्मल, एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको. एक लेट्स से एक ऑर्गेनिज्म है, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर रहा है. लेट्स से 10 डिग्री से लेके 35 डिग्रीज तक वो सर्वाइव कर पा रहा है. एक दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ 15 डिग्रीज से लेके 20 डिग्रीज तक ही सर्वाइव कर पा रहा है. उसके बियॉन्ड वो सर्वाइव नहीं करेगा, उसकी डेथ हो रही है इस टेम्परेचर रेंज के बियॉन्ड. तो ए ऑर्गेनिज्म को अगर हम देखें तो वो ज़्यादा टेम्परेचर को टॉलरेट कर पा रहा है. कितना है, 25 डिग्री के टेम्परेचर वेरिएशन को वो टॉलरेट कर पा रहा है. तो दीज टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म दे आर कॉल्ड एज यूरीथर्मल. वो ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर पाते हैं तो उनको हम यूरीथर्मल कहते हैं. जो ऑर्गेनिज्म कम टेम्परेचर रेंज में सर्वाइव कर पाते हैं उनको हम कहते हैं स्टीनोथर्मल. सो अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट एंड थ्राइव इन अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, उनको हम कहेंगे यूरीथर्मल. बट अ वास्ट मेजॉरिटी ऑफ देम रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड दे आर कॉल्ड एज स्टीनोथर्मल. The level of thermal tolerance of different species determine to a large extent their geographical area. Obvious सी बात है कि जो ऑर्गेनिज्म का टॉलरेंस होगा टेम्परेचर के लिए वही डिटरमिन करेगा कि उसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है. लेट्स से एक ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पे एक
जो एक एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में लेट्स से ये वाला जो एरिया है, ये जो सब एरिया है, इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन भी होता है और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन है। ये दूसरा एरिया है, इसमें टेम्परेचर ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है। तो इस एरिया में वो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि वो ज़्यादा टेम्परेचर वाइड रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं। यहाँ पे स्टीनोहेलाइन ही सर्वाइव कर पाएंगे क्योंकि वो कम टेम्परेचर रेंज में ही कम रेंज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन में ही सर्वाइव कर पाते हैं। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, स्टीनोथर्मल का मतलब ये नहीं है कि कम टेम्परेचर में सर्वाइव करेंगे। स्टीनोथर्मल का मतलब ये है कि वो टेम्परेचर रेंज जो है, जिस टेम्परेचर रेंज में वो सर्वाइव करेंगे, वो टेम्परेचर रेंज नैरो है। तो ये फर्स्ट पॉइंट से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ऑर्गेनिज्म का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डिपेंड करता है कि उनका टॉलरेंस कैसा है, ज़्यादा थर्मल टॉलरेंस उनका कैसा है, ज़्यादा है या कम है। कैन यू थिंक ऑफ फ्यू यूरीथर्मल एंड स्टीनोथर्मल एनिमल्स एंड प्लांट्स? देखो यूरीथर्मल का अगर हम देखें तो कैट्स, डॉग्स, ये यूरीथर्मल, काउस, बफेलोज, हॉर्सेस, ये यूरीथर्मल ऑर्गेनिज्म हो गए क्योंकि देखो ये जब टेम्परेचर 5 डिग्री 10 डिग्री चला जाता है तब भी ये सर्वाइव करते हैं, और टेम्परेचर जब 40 डिग्री तक चला जाता है, 45 डिग्री तक चला जाता है गर्मियों में, तब भी ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। और स्टीनोथर्मल की अगर हम बात करें, लिजर्ड का एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। लिजर्ड क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर सर्दियों में कम होने लगता है तो ये जाके छिप जाती है। लिजर्ड कहाँ पे, क्या कहते हैं उस प्रोसेस को, हम कहते हैं हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में चली जा रही है ये, क्यों? क्योंकि वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है उस टेम्परेचर को, उस कम टेम्परेचर को। सो ये स्टीनोथर्मल का एग्जाम्पल हो गई लिजर्ड। In recent year, there has been a growing concern about the gradually increasing global temperature. Recent years में हमने देखा है कि global temperature जो है वो increase हुआ है, तो वो अफेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिज्म के डिस्ट्रीब्यूशन रेंज को भी। वाटर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है। इनफैक्ट लाइफ ओरिजिनेट ही वाटर में हुई है। लाइफ कैन नॉट सस्टेन विदाउट वाटर। इसकी जो अवेलेबिलिटी है बहुत लिमिटेड है डेजर्ट में। तो डेजर्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उनको अडेप्टेशंस करनी होती हैं ताकि वो कम वाटर अवेलेबिलिटी में सर्वाइव कर पाएँ। प्रोडक्टिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स भी डिपेंड करता है वाटर की अवेलेबिलिटी पे। किस तरह से प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, कितना बायोमास प्रोडक्शन होगा उनमें, और किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ये भी वाटर पे डिपेंड करता है। यू माइट थिंक दैट ऑर्गेनिज्म लिविंग इन ओशन डेजर्ट। अब देखिए ऑर्गेनिज्म जो ओशन में, लेक्स में और रिवर्स में जो रहते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्हें वाटर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उनको भी वाटर रिलेटेड, वाटर की जो ऑस्मोलैरिटी है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी वो फेस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई फ्रेश वाटर अगर फ़िश है तो फ्रेश वाटर फ़िश सी वाटर में नहीं सर्वाइव कर पाएगी क्योंकि वहाँ पे जो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन है, वाटर में प्रेजेंट सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन वो ज़्यादा है। उसी तरह से जो सॉल्ट सी वाटर में रहने वाली फ़िश है वो फ्रेश वाटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगी बिकॉज दे आर अडेप्टेड, वेल अडेप्टेड टू देयर conditions in which they are living. Aquatic organisms जो हैं, for aquatic organism उनके लिए chemical composition pH वाटर का बहुत important role play करता है। Salt concentration को measure करने के कैसे करते हैं, उसको measure करते हैं parts per thousand में। तो inland waters जो होते हैं, inland waters मतलब जहाँ पे कोई water body चारों तरफ land से surrounded हो, तो inland waters में जो salinity है, मतलब पार्ट्स पर 1000 जो है वो है 5। सलाइनिटी सी में कितनी होती है, 30 to 35। और हाइपर सलाइन लगून्स जो होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देखते हैं, ये हाइपर सलाइन लगून का एक पिक्चर है। तो हाइपर सलाइन लगून में सलाइनिटी ऑफ वाटर है वो होती है 100, 5, 30 to 35 एंड 100। अब एक दो नए टर्म्स और हम देखते हैं, यूरीहेलाइन और स्टीनोहेलाइन। अगर आपको यूरीथर्मल और स्टीनोथर्मल याद है, समझ आ गया है, तो आप इसको भी आसानी से समझ लेंगे। यूरीथर्मल मतलब वो वाले ऑर्गेनिज्म जो ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा
सेलाइनिटी रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं, और स्टीनोहेलाइन जो कि कम सेलाइनिटी रेंज को टॉलरेट कर पाते हैं। तो सम ऑर्गेनिजम्स आर टॉलरेंट ऑफ अ वाइड रेंज ऑफ सेलाइनिटीज, यूरीहेलाइन कहेंगे उनको, बट अदर्स आर रेस्ट्रिक्टेड टू अ नैरो रेंज ऑफ सेलाइनिटी, दे आर कॉल्ड एज स्टीनोहेलाइन। Many freshwater animals cannot live for long in sea water and vice versa because of osmotic problem. जैसा कि मैंने अभी बताया, freshwater animals सी वाटर में नहीं रह पाएंगे क्योंकि कुछ ऑस्मोटिक प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन वो सी वाटर में ज़्यादा होता है। लाइट भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। लाइट से फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेसिस से फूड प्रोडक्शन होगा, फूड प्रोडक्शन जब होगा तभी प्लांट्स को एज वेल एज दूसरे एनिमल्स को फूड मिलेगा। अब एक चीज़, ये वाला जो पॉइंट है इसमें बताया गया है, मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट्स growing in forest are adapted to photosynthesize optimally under very low light conditions because they are constantly overshadowed by tall canopied tree. Suppose एक बहुत dense forest है, उस dense forest के अंदर बड़े बड़े पेड़ हैं, okay, let's say ये these are the big trees in a forest. अब यहाँ पे कुछ छोटे प्लांट्स भी होंगे, छोटे हर्ब्स और छोटे श्रब्स, वो उनमें इस तरह से अडेप्टेशन हो जाती है कि वो कम लाइट इंटेंसिटी में भी ग्रो कर पाएँ, सर्वाइव कर पाएँ, क्योंकि वो कवर्ड रहते हैं टॉल ट्रीज से, टॉल कैनोपीड ट्री से वो कवर्ड रहते हैं। तो उसमें अडेप्टेशन इस तरह से होती है कि उनमें फोटोसिंथेसिस कम लाइट इंटेंसिटी में भी हो सके। Many plants are also dependent on sunlight to meet their photoperiodic requirement. आपको याद होगा आपने 11th में ही फोटोपीरियोडिज्म पढ़ा है, जिसपे क्या पढ़ा था आपने कि फ्लावरिंग प्रोसेस डिपेंड करता है फोटो पीरियड पे। कुछ शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं जिन्हें लॉन्ग फोटो पीरियड की ज़रूरत होती है। तो शॉर्ट डे और लॉन्ग डे प्लांट्स में फोटो पीरियड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्लावरिंग के लिए। इन ऑर्डर टू टेक प्लेस, in order for the flowering to take place, what exactly happens? The photo period becomes very important factor. So फोटो पीरियड, एक पर्टिकुलर फोटो पीरियड चाहिए फ्लावरिंग के लिए, इसलिए फ्लावरिंग तो के प्रोसेस में लाइट की इंटेंसिटी, लाइट का ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ एनिमल्स हैं जिनके लिए लाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लाइट को एज अ क्लू यूज़ कर, एज अ क्यू या फिर एज अ हिंट हम कह सकते हैं, एज अ हिंट यूज़ करके वो अपनी फोरेजिंग एक्टिविटीज़ को और रिप्रोडक्टिव और माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बर्ड है, बर्ड ने ये सेंस किया, लेट्स से दिस इज़ अ बर्ड विच इज़ ए, बर्ड ने अपना जो एनवायरनमेंट में है उसमें अवेलेबल जो लाइट है, लाइट से की इंटेंसिटी को और ड्यूरेशन को सेंस किया, और उसने ये पता लगाया कि टेम्परेचर भी कम होता जा रहा है, लाइट की इंटेंसिटी भी कम होती जा रही है और लाइट का ड्यूरेशन भी कम होता जा रहा है, इसका मतलब विंटर्स आने वाले हैं। तो वो अब क्या करेगी, वो बर्ड एक एरिया से सपोज दूसरे एरिया में माइग्रेट करती है, तो वो इस जो वेरिएशन हो रही है लाइट में, उस वेरिएशन को एज अ हिंट वो यूज़ करेगी माइग्रेशन एक्टिविटीज़ के लिए, माइग्रेटरी एक्टिविटीज़ के लिए। उसी तरह से फोराजिंग का मतलब होता है हंटिंग फॉर फूड या लुकिंग फॉर फूड। तो फोराजिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी लाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जैसे कि पर्टिकुलर एनिमल पर्टिकुलर लाइट पीरियड को एज अ क्लू यूज़ करते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स सुबह के टाइम पे शिकार पे निकलते हैं, कुछ शाम को, कुछ रात को शिकार करते हैं। उनको कैसे पता चलेगा कि ये सुबह का टाइम है, शाम का या रात का? क्यों? वो लाइट इंटेंसिटी और लाइट ड्यूरेशन से पता करता है। उसी तरह से रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए भी लाइट इम्पॉर्टेंट है, लाइट का ड्यूरेशन, लाइट का जो इंटेंसिटी, उसको एज अ हिंट यूज़ करते हैं एनिमल्स अलग अलग एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट ऑन लैंड इज क्लोजली लिंक्ड with that of temperature since sun is the source for both. लाइट, सन जो है वो लाइट का भी सोर्स है प्लस टेम्परेचर का भी सोर्स है।
जो डीप ओशंस होते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत डार्क होता है और वहाँ के इनहेबिटेंट्स को, वहाँ पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स को तो ये भी नहीं पता होता है कि कोई सन जैसी कोई सेलेस्टियल बॉडी भी एग्जिस्ट करती है। तो वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता होगा? जो सरफेस पे रहने वाले जो एनिमल्स हैं, फिशेस वगैरह जो हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनका डेड एंड डिकेइंग मैटर दे माइट बी यूजिंग दैट फॉर देयर एज देयर फूड। ओके, द स्पेक्ट्रल क्वालिटी ऑफ सोलर रेडिएशन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल का कौन से स्पेक्ट्रम को यूज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। अल्ट्रा वायलेट कॉम्पोनेंट जो है सनलाइट का वो बहुत हार्मफुल होता है, लेकिन जो कलर कंपोनेंट होता है, जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है, दैट इज़ नॉट हार्मफुल। और विजिबल स्पेक्ट्रम जो है इट इज़ अवेलेबल टू द मरीन प्लांट्स एट डिफरेंट डेप्थ्स, अलग अलग डेप्थ पे अलग अलग विजिबल लाइट पेनिट्रेट कर पाती है। अब एक क्वेश्चन दिया गया, रेड, ग्रीन और ब्राउन एल्गी तीनों में से डीपेस्ट वाटर में कौन सी एल्गी मिलेगी? रेड एल्गी। क्यों? क्योंकि जो रेड लाइट है वो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की होती है, वो पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। देखो, रेड एल्गी यूज़ करती है ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट को, और जो ब्लू वेवलेंथ ऑफ लाइट है वो पानी में बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर जाती है। तो अंदर तक ब्लू लाइट पेनिट्रेट कर रही है और ब्लू लाइट को रेड एल्गी यूटिलाइज कर रही है, तो रेड एल्गी हमें डीपेस्ट वाटर में मिलेगी, ना कि दूसरी वाली जो एल्गी हैं ब्राउन और ग्रीन, ये डीपेस्ट वाटर में नहीं मिलेंगी। सॉइल इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। सॉइल से रिलेटेड तो आपके प्रैक्टिकल्स भी हैं, 4 प्रैक्टिकल्स हैं आपके कोर्स में, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, पीएच और टेक्सचर। ओके, सो सॉइल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ में। सॉइल किस चीज़ पर डिपेंड करता है? वहाँ की क्लाइमेट कैसी है एक एरिया की, वहाँ पे वेदरिंग प्रोसेस किस तरह से हुआ है, सॉइल किस तरह से ट्रांसपोर्ट होके आई है, सॉइल सेडिमेंट्री है या सॉइल का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ है। सॉइल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे सॉइल का कॉम्पोजिशन अलग है, ग्रेन साइज अलग है, जैसे कि सैंड है, सैंड जो है सैंड का ग्रेन साइज बड़ा होता है, क्ले का सैंड साइज ग्रेन साइज छोटा होता है, एंड एग्रीगेशन एंड ऑल्सो पर्कुलेशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सॉइल के। ये कैरेक्टरिस्टिक पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन और टोपोग्राफी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस ये सारे पैरामीटर्स मिलके एक पर्टिकुलर एरिया के वेजिटेशन को अफेक्ट करते हैं, मतलब वो डिटरमिन करते हैं कि किस तरह का वेजिटेशन होगा एक एरिया में। कौन कौन से फैक्टर्स? ये वाले फैक्टर्स और ये वाले फैक्टर्स, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरामीटर्स सच एज पीएच, मिनरल कॉम्पोजिशन और टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एरिया में जोग्राफिकल एरिया में किस तरह से वेदर लैंड इज़ देयर और माउंटेन इज़ देयर, प्लेन्स हैं, क्या है, उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। दिस इन टर्न डिक्टेट्स अ टाइप ऑफ एनिमल्स। अब जिस तरह का वहाँ पे वेजिटेशन होगा उसी तरह के वहाँ पे एनिमल्स मिलेंगे। सिमिलरली एक्वेटिक एनवायरनमेंट जो है, एक्वेटिक जो हैबिटेट्स हैं उसमें जो बॉटम पे जो सैंड प्रेजेंट होता है, बॉटम पे जो सॉइल है वो डिटरमिन करती है किस तरह के वहाँ पे बेंथिक एनिमल्स होंगे। बेंथिक का मतलब जो बिल्कुल बॉटम पे रहने वाले, पानी किसी भी एक्वेटिक हैबिटेट में जो सबसे बॉटम पे जो रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको हम बेंथिक एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, और आगे एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, वीडियो नंबर 2 में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू।